वेलकम टू आवर चैनल एजी फार्मेसी। आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि जिसका हर एक हमारे जितने फार्मेसी के ब्रांचेज हैं उसमें इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। शायद अगर ये टॉपिक ना रहे तो शायद आज हमारी फार्मेसी में कोई भी चीज़ एक लिमिटेड वे में, एक परफेक्ट वे में शायद ना चल सके। हमारी अभी तक हम लोगों ने देखा कि फार्मेसी ब्रांच मीन्स की वो ब्रांच जो मेडिसिन से रिलेट करती हो, उसके फंक्शन से रिलेट करती हो, उसके अलग अलग फॉर्मुलेशंस पे डिपेंड करती हो, उसके एनालिसिस पे डिपेंड करती हो, उसकी इम्प्योरिटीज कितनी होनी चाहिए किसी भी ड्रग्स में, अलग अलग डोजेज फॉर्म्स में कितनी होनी चाहिए उस पर डिपेंड करती हो। तो ये फार्मेसी सबसे मेन चीज डिपेंड करता है हमारी की जो एक बुक है हम लोग के पास, जिसे हम लोग कहते हैं फार्माकोपिया, यानी कि द बुक that gives us all informations about the dosage form, their analytical basis, how could we easily analyze the product that we have made for future use as well as in a dosage form। means कि फार्माकोपिया एक हमारी फार्मेसी की वो ग्रंथ है जिसमें कि हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि आखिर हम किसी भी डोजेज फॉर्म्स को टेस्ट कैसे कर सकते। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये भी हुई कि आखिर हम इस किसी भी डोजेज फॉर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, क्या क्या हम लोग के पास फॉर्मेट है। इसी चीज के बारे में हम लोगों ने पहले भी कुछ पहले लेक्चर्स में भी देखा था कि फार्मास्यूटिक्स में इस चीज के बारे में पता चलता है कि आखिर कौन सी ड्रग किस फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए और कितनी अमाउंट में होनी चाहिए। हमारी फार्माकोपिया ऑब्वियसली भी ये बात बहुत कॉमन चीज ये होती है कि अगर हम कोई भी डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हल्का से हल्का, क्योंकि हम लोग हर एक इफेक्टिव वे से हम लोग किसी प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी प्रकार का किसी भी फॉर्म में कोई भी डिस्टर्बेंस ना कर सके कोई भी अलग अलग डोजेज फॉर्म्स को। इस डोजेज फॉर्म्स को, किसी भी डोजेज फॉर्म्स को बनाने के लिए एक एनालिसिस बेसिस होता है। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते। इसी चीज के बारे में फार्माकोपिया हमें बताती है। तो आइए एक एक करके हम लोग इस फार्माकोपिया जो कि हमारी ग्रंथ है, इस फार्मेसी की ग्रंथ है, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। लेट स्टार्ट विद द फार्माकोपिया। यही चीज मैंने कहा कि फार्माकोपिया हर तरह के ड्रग्स के बारे में हमें बताएगी, एक बात। दूसरी बात, इसका इसे हम लोग कैसे यूज कर सकते, कैसे ऐसे ड्रग्स को बनाया जा सकता है, क्या इनकी एक्शंस हो सकती है, कैसे हम इसे स्टोर कर सकते। तो सबकी एक लिमिटेशंस है और इसी चीज को इस फार्माकोपिया के थ्रू हमारे जितने फार्मासिस्ट है और जितने भी साइंटिस्ट है, इवन इसमें सपोर्ट गवर्नमेंट का भी रहा हम लोग, ताकि लीगल अथॉरिटी के रूप में हमारी जो इंडिया है इसे बना सके और इसे स्पेशलाइज करके बेच सके। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा कि फार्माकोपिया कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर related substances regarding their source, descriptions, test, formulae for preparing the same एक्शन। जैसा मैंने कहा कि उस ड्रग का एक्शन उससे कैसे यूज कर सकते हैं, कितने डोज में दे सकते हैं, क्या क्या स्टोरेज कंडीशंस हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसे हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसका टेस्टिंग कैसे कर सकती है, ये सारी चीज हमें फार्माकोपिया में पता चलता है। और जैसा मैंने कहा कि ये एक लीगल प्रोसेस है, ये जो हमारी बुक है काफी रिसर्च के बाद इसका पब्लिशिंग हुआ। यही चीज यहाँ पे लिखा है, इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटीज यूजुअली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए अब हम लोग आगे हमारी फार्मेसी में एक चीज और है कि जो भी चीज फार्मेसी की आज अब तक जो भी बनी है सभी की एक लॉज है जिसे हम लोग जुरिस्प्रूडेंस का नाम कहते हैं। इस जुरिस्प्रूडेंस में हम लोग अलग अलग लॉ, अगर हम कोई ड्रग को बना रहे हैं तो उसका भी एक लॉ है कि आखिर इस लॉ के अनुसार हम लोग किसी भी ड्रग्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसे हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और इतना ही अमाउंट हमें रिक्वायर्ड अमाउंट हमें यूज भी करना है। इसी चीज को हम लोग फार्माकोपिया में इस चीज को लिखा गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि जो फार्माकोपिया है, अगर हमें डोजेज फॉर्म्स की लिमिटेशंस नहीं पता रहेगी उसे हम लोग यूज कैसे करें, तो शायद हम लोग आज कोई भी डोजेज फॉर्म्स को अच्छी तरीके
तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो इसी चीज के लिए, इसी चीज को एडवांस करने के लिए हमारे फार्माकोपिया ने हर चीज को एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। यही चीज है और यही इंपॉर्टेंस है फार्माकोपिया का, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट, अवॉइड द एडल्टर्ड ड्रग्स। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग कोई भी ड्रग्स को बनाते हैं तो एज यूजुअल हम किसी भी सॉल्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक उसका यूज और प्रोमिनेंट वे में, क्लियर वे में जब तक उसका यूज ना, क्योंकि एडल्ट्रेशन बहुत ही कॉमन है हर ड्रग्स का, बट एडल्टर ड्रग्स तो हमें बनाना नहीं या किसी प्रकार का कोई मिक्सअप करेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे थेराप्यूटिक इफेक्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। और इसी चीज के बारे में अब जब तक हमें ड्रग्स के बारे में नहीं पता जाएगा तो हम किसी डोजेज फॉर्म्स को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो यही चीज हमारी फार्माकोपिया हमें बताती है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड दियर डोजेज फॉर्म। दूसरी बात, अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया कि सारे ड्रग्स को तो बनाने के बारे में जानकारी ले ली। अब क्या हुआ कि एक तरीके का अल्टीमेटली हम बात करें कि सारे ड्रग्स को, जितने भी डोजेज फॉर्म में आज हमारे पास, उन सभी का एक रेफरेंस है। और यही रेफरेंस देखिए, यही रेफरेंस के रूप में एज ए लेबोरेटरी भी इसका यूज होता है। लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इसको कहा जाता है कि इसका एज ए रेफरेंस यूज करके हम लोग कोई भी डोजेज फॉर्म जैसे अपने एकेडमिक लेवल पे बनाने की कोशिश करते हैं या इंडस्ट्री लेवल पे, तो एज ए रेफरेंस इस बुक को प्रेफर किया जाता है। सो यही है हमारी इंपॉर्टेंस हमारी फार्माकोपिया का। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि फार्माकोपिया एज अ ग्रंथ है, हमारी फार्मेसी की वो ग्रंथ है जिसमें कि सब चीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें एक बुक या अलग अलग एडिशंस के थ्रू पता चलता है। तो आइए इसके और भी इंपॉर्टेंस और अलग अलग ब्रांचेज में इसका यूज कैसे कैसे है। और सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग कोई भी ड्रग्स को बनाते हैं तो उसे एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज होती है फॉर्मूलरी। फॉर्मूलरी क्या, फॉर्मूलरी का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फार्माकोपिया है उसमें जो भी, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी केमिकल को बनाने से पहले हमें हर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना होता है। उस मॉलिक्यूल्स को ऐड करने के बाद ही हम एक पर्टिकुलर ड्रग का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो ये फार्माकोपिया, अब देखिए जैसे मैंने इसे फॉर्मूला के बेसिस पे कहा कि फार्माकोपिया ने मुझे रेफरेंस दिया, फॉर्मूला के बेसिस से मैंने उसका अटैचमेंट किया और एक पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जिसे हम लोग ने कहा ड्रग कॉम्पेंडिया। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मूलरी are the list of drugs or collections of formulas for compounding of medicinal preparation। आज तक जितने भी डोजेज फॉर्म्स हुए उसमें कोई ना कोई केमिस्ट्री तो इन्वॉल्व है ही, और अगर केमिस्ट्री ना होता तो शायद प्रॉब्लम बन जाता हमारे डोजेज फॉर्म्स में। और इसकी कॉम्पेटिबिलिटी भी इसी पे डिपेंड करती है कि आखिर किस तरीके की डोजेज फॉर्म बनी है हमारे पास। सो फॉर्मुलरीज कंटेन्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल ऑन थेरापॉटिक, क्योंकि केमिकल है। अब इसमें सबसे कॉमन चीज ये होती है कि कोई भी डोजेज फॉर्म्स में क्यों हम लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में उसका यूज होना चाहिए और पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे खत्म कर, जैसे हम लोग सेल्फ लाइफ कहते हैं फार्मास्यूटिक्स के टर्म में। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी डोजेज फॉर्म्स को बनाते हैं तो उसमें अलग अलग केमिकल यूज करते हैं। जैसे हम लोग ने कोई भी अगर सपोज टैबलेट बना रहे हैं तो हम लोग एपीआई का यूज कर दिए, उसमें एक्सीपिएंट का यूज कर दिए। तो क्या है ये सब एक तरीके का, अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीके का केमिकल ही तो है। अब जैसा हम लोगों ने केमिस्ट्री में बेसिक लेवल में पढ़ते हैं हम लोग कि हर केमिकल का एक डिग्रेडेशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो डिग्रेड होने लगता है। तो वही चीज तो है कि एक्सपायरी डेट का क्यों डिटर्मिनेशन, कि हाँ एक पर्टिकुलर केमिकल कितने इतने ही टाइम तक कर सकता है। तो ये सब चीज हमें कैसे पता चलेगा, यही फॉर्मूले के बेसिस पे कि आखिर मैंने कौन सा केमिकल यूज किया है और उस केमिकल का क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट हो सकता है। तो ये हमें फॉर्मूलरी से ही पता चलेगा कि कोई भी डोजेज फॉर्म मैंने बनाया तो कितनी उसकी सेल्फ लाइफ है, कितनी उसकी हाफ लाइफ है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फार्माकोपिया ने रेफरेंस दिया,
फॉर्मुलरीज ने उसे फॉर्मूला के बेसिस पे कंबाइन किया और फाइनली एक ड्रग का फॉर्म लेके वो आगे बढ़ गया। यही चीज यहाँ पे लिखा, कलेक्टिवली दीज बुक्स आर नोन एज द ड्रग कॉम्पेंडिया, मीन्स फार्माकोपिया प्लस फॉर्मुलरी इज इक्वल टू ड्रग कॉम्पेंडिया। सो अल्टीमेटली क्या है कि अब हम लोगों ने जो भी चीज के बारे में डिटरमाइन किया वो यही किया कि फार्माकोपिया एज ए रेफरेंस यूज होता है कोई भी डोजेज फॉर्म्स को बनाने के लिए, ताकि एक पर्टिकुलर ड्रग को हम अच्छे बेसिस पे, कोई रिलायबल बेसिस पे उसे हम प्रेजेंट करें और अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट को डिटरमाइन कर सके। सो अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें इसे अगर हम लोगों ने देखा कि कॉम्पेंडिया यानी कि बुक्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जैसा मैंने पहले स्लाइड में कहा था कि ये एक लीगल बेसिस है, इसे अलग अलग फॉर्मेट में बताया गया है। दूसरी बात कि ये है कि अब देखिए हम लोग के पास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी जो इंडिया में यूज होने वाली है वो इंडियन फार्माकोपिया है। अब इस इंडियन फार्माकोपिया के ऐसी अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग अपने अपने फार्माकोपिया हैं जो कि इसकी यूनिकनेस बताती। ये फार्माकोपिया अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर हम इसके बारे में सोचें तो यही पता चलेगा कि फार्माकोपिया एक इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है, जिसके थ्रू उस ड्रग को एक इंडिया में एक पार्टिकुलर लीगल वे से बनाया जाता है। उसी फॉर्म में अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग कंट्री अपने बेसिस पे अपनी फार्माकोपिया और अपनी यूनिकनेस को मेंटेन करती है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, in addition to USP there are three other large pharmacopoeias in the world: the European pharmacopoeia, British pharmacopoeia and Japanese pharmacopoeia, all of which share the goal of producing quality standard for pharmaceuticals. So ड्रग कॉम्पेंडिया, अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें कि ड्रग कॉम्पेंडिया से कि इंडिया की सबसे यूनिक कैरेक्टर ये हुई कि ड्रग कॉम्पेंडिया हुई। यूनिक कैरेक्टर इन द सेंस कि लीगल बेसिस पे इसे अगर हम लोग बात करें तो इसे दो बेसिस में क्लासिफाई किया गया, एक ऑफिशियल बेसिस पे, क्योंकि देखिए अब जैसा मैंने पहले स्लाइड में एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कही थी कि कोई भी ड्रग अगर बनती है तो उसे एज ए लेबोरेटरी में फार्माकोपिया को रेफरेंस कहा गया। और दूसरी बात, कुछ ऐसी चीज होती है जो न्यूली फॉर्म होती है, उसे एक एडवेंचर के बेसिस पे कह सकते हैं या एक सडन रिसर्च के बेसिस पे कह सकते हैं, जिसका कोई एक नॉमिनल फॉर्मूला नहीं होता। आप अलग अलग बेसिस पे उसे कंबाइन करके एक नया तरह का डोजेज फॉर्म बना सकते हैं। तो उसी बेसिस पे कहा गया कि ऑफिशियली जो रिटर्न है फार्माकोपिया पे उसे हम लोग ऑफिशियल कॉम्पेंडिया कहेंगे, और जो ऑफिशियल नहीं है उसे हम लोग नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया कहेंगे। तो आइए इसके बारे में डिटरमाइन करते हैं अलग अलग स्लाइड्स में। सबसे पहली बात, ऑफिशियल कॉम्पेंडिया, जैसा मैंने कहा कि हाँ लीगली आप इस ड्रग का इस केमिकल के थ्रू इसे डोजेज फॉर्म बना सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा, ऑफिशियल कॉम्पेंडिया आर द compilation of drug and other related substance which are recognized as लीगल स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी। हाँ ये 100% प्योर है तो इसलिए आप एक पर्टिकुलर ड्रग को बना सकते हैं। क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज ऑफ देयर ओरिजिन। ऑफिशियल कॉम्पेंडिया इंक्लूड जैसे ब्रिटिश फार्मा, जैसा मैंने कहा कि यूनिकनेस प्रोवाइड किया, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलेट। क्या हुआ, ये सब एक यूनिक है। यहाँ इस पे जो लिखा हुआ है वो 100% करेक्ट है और आप उससे हम यूज कर सकते हैं एज अ फॉर्मुलरी के बेसिस पे। अब ये कैसे नॉन ऑफिशियल से डिफरेंस है, जैसा मैंने कहा कि इसका कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है। non-official compendia, these books other than official drug compendia, कंफर्म नहीं है कि क्या एज अ सेकेंडरी, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कहा एज अ सेकेंडरी रेफरेंस source for drugs and other related substance are known as the non-official compendia। अब इसमें मर्क इंडेक्स, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्पेंसरी की, हाँ आप इससे कंबाइन कर सकते हैं बट ऑफिशियली नहीं। ऐसे कब देखिए कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं लिखा हुआ कि लीगली आप उसे रख सकते, नहीं लीगल नहीं है। आप एज अ सेकेंडरी रेफरेंस की, सपोज अगर प्राइम कुछ न्यू इन्वेंट कर रहे हैं तो हाँ आप उसके अपना अलग बेसिस पे कर सकते हैं बट आप उसे
100% सिक्योर नहीं हो सकते हैं। तो यही डिफरेंस है एक ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया में। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है वो कैसे अलग अलग देशों से भिन्न है और इसका किस तरीके से अपनी एडिशंस के बेसिस पे, अपने वे के बेसिस पे, अपनी यूनिकनेस के बेसिस पे कैसे इंडिया की पॉपुलैरिटी और बढ़ा रही। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा था, डेवलपमेंट ऑफ आईपी was started with an aim to promote public health by bringing out authoritative official accepted standard for quality of drugs, including active pharmaceutical ingredients, excipients, dosage forms, medical devices for use by health professionals, patients and consumers. यही चीज तो मैंने कहा कि अपनी अपनी यूनिकनेस के बेसिस पे इंडियन फार्माकोपिया में बहुत से धीरे धीरे इन्हांसमेंट हुए जो डिटरमाइन किया कि हाँ इंडिया में अब हम लोग कोई भी ड्रग्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं और हमारी इंडियन फार्माकोपिया में उसे प्योरिटी के बेसिस पे डिटरमाइन भी कर रखा है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स टू डिफाइन आइडेंटिटी, purity, strength for the drugs imported, manufactured for sell, stock और distributed। जैसा मैंने कहा अब इस इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए हमारा 1946 में गवर्नमेंट द्वारा इसे पब्लिश किया गया इंडियन फार्म, ताकि इंडिया की यूनिकनेस बने रहे, विच सर्व्ड एज अ सप्लीमेंट टू बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया। जैसे पहले क्या था कि हमारा देश आज़ाद ना होने के कारण हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया पे हम लोग ज़्यादातर यूज करते थे, बट अब क्या है कि जैसे इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को इंडिया को मिला तो इसकी एक यूनिकनेस हुई और अब हम लोग इंडिया के ही बनाए हुए ड्रग्स और उसी के प्योरिटी लेवल को मानते भी हैं कोई भी इंडस्ट्री पे काम करने से पहले। इंडियन फार्माकोपिया वाज प्रिपेयर्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर्म्ड इन 1948। जैसा मैंने कहा कि हर की एक यूनिकनेस हुई और इसी यूनिकनेस के बेसिस पे हमारी आज इंडियन फार्माकोपिया इतनी प्रचलित है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अलग अलग एडिशन से हमें क्या क्या मोनोग्राफ्स मिले और क्या क्या इसमें फायदा और हमें इसका यूज कैसे कैसे किस किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ। तो इंडियन फार्माकोपिया की जो पहली एडिशन आई थी वो 1955 में आई थी। इसमें जो मोनोग्राफ्स थे यानी कि मोनोग्राफ्स हुए कि आपकी यूनिक आइडेंटिटी कि हाँ 986 इसमें मोनोग्राफ्स ऐसे हुए थे कि आप जैसे कि अगर हम बात करें मोनोग्राफ्स की तो मोनोग्राफ्स यानी कि वो स्टेटमेंट हुआ कि जिसका कि कंफर्म है और आप साइंटिस्ट लेवल पे अगर हम देखें तो ये चीज़ का आप यूज 100% करते हैं, 100% प्योर प्रोडक्ट के बारे में उसे उस मोनोग्राफ्स में दिया गया और हर की एक यूनिकनेस को डिटरमाइन की गई। तो इसमें 986 मोनोग्राफ्स मिले थे। सेकेंड एडिशन में जो सप्लीमेंट टू सेकेंड एडिशन हमारा 1975 में आया था, बट सेकेंड एडिशन हमारा 1966 में आया था जिसमें 890 मोनोग्राफ्स थे। थर्ड एडिशन 1985। अब इस थर्ड एडिशन में देखिए जैसे आप इन्हांसमेंट देख सकते हैं कि पहले क्या था कि हाँ यूनिकनेस हुआ, डिस्कवरी हो रहे थे, फिर धीरे धीरे और यूनिकनेस में शार्पनेस आई, 890 हुआ, फिर उसके बाद 2 वॉल्यूम्स क्रिएट हुए। थर्ड एडिशन में कंसिस्ट ऑफ 2 वॉल्यूम्स। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एनालिटिकल टेक्निक्स वर इंक्लूडेड लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लोरीमेट्री, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस वर इंक्लूडेड लाइक UV स्पेक्ट्रो। अब हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चलने लगा, ड्रग्स को कैसे डिजॉल्व कर सकते, डिजोल्यूशन ऑफ 6 टैबलेट्स इंक्लूड, लिमिट टेस्ट पता चलने लगे। तो ये जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट एक तरीके का ऐसा टेस्ट है जिससे हम लोग एक स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल्स का कंपेयर करते हैं ताकि हमारा जो भी ड्रग्स है उसके बारे में हमें क्लियरिटी पता चल सके। इसे हम लोग दो क्यों करते हैं, करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जो हमारा टेस्ट सैंपल है क्या हमारा जो जैसा, अब देखिए इसे अगर हम कंपेयर करें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, उसी से ये टर्म आया लिमिट टेस्ट। जैसा ऑफिशियल में क्या था कि फिक्स्ड है यानी कि वो स्टैंडर्ड है। अब अगर हम कहें कि मर्क इंडेक्स जो कि एक तरीके का नॉन ऑफिशियल था, उसमें क्या था कि हाँ एज ए टेस्ट सैंपल हो रहा था। अब टेस्ट सैंपल से क्या हुआ, एक डिस्कवरी का भी लाइन हो सकता है, बट जो स्टैंडर्ड है यानी कि वो तो एक फिक्स्ड है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरीके का लिमिट टेस्ट है। लिमिट टेस्ट पे भी हम लोग 2 सैंपल बनाते हैं। एक सैंपल हमारा
टेस्ट का होता है और एक सैंपल हमारा एक स्टैंडर्ड का होता है, जिसे हम कंपेयर करते हैं कि अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है तो फेल हो जाएगा और अगर टर्बिडिटी बिल्कुल नहीं है तो हमारा क्लियर यानी कि स्टैंडर्ड हो गया। तो अब उस टेस्ट को देखा गया कि हाँ सही है या गलत, तो इसके बाद उसे ऑफिशियल में डाल देते हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया में हम लोगों ने डाल रखा था। उसके बाद भी और एडिशंस हुए, जैसे फोर्थ एडिशन हुए 1996 में निकाले गए थे। 1996 में ये भी 2 वॉल्यूम का था इसमें, बट हाँ अब जैसे जैसे यूनिकनेस आए तो 1149 सॉरी monographs हुए, included new monographs like cream, gels, eye drop, included method of preparations, analytical method like HPLC, including process quality control। फिर फिफ्थ एडिशन 2007 में आया जो 3 वॉल्यूम्स के हुए। सिक्स्थ एडिशन हमारा 2010 में आया जो कंसिस्ट ऑफ 3 वॉल्यूम्स। सेवन्थ एडिशन जो आया 2014 में आया कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्यूम विथ डीवीडी। जैसा देखिए इन्हांसमेंट आया, अब इस डीवीडी के थ्रू हम लोग कहीं भी अगर हम जाके उसे प्ले करें और अच्छी तरीके से हम लोग उसे देख सकते हैं। जो अभी हम लोग लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो 8 एडिशन तो चल ही रहा है 2018 में जो आया था। सो अल्टीमेटली क्या था कि हम लोगों ने ये देखा कि आखिर किस किस तरीके से हमारी फार्माकोपिया में डेवलपमेंट हुए। पहले एक सिंगल स्टेटमेंट था, सो आज हम लोग के पास उसका डीवीडी प्लस अलग अलग वॉल्यूम से और हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, नया नया नॉलेज क्रिएट किया। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में कि हमें इस फार्माकोपिया में न सिर्फ हमको सिर्फ डोजेज फॉर्म्स के बारे में पता चलेगा, बल्कि उसमें हम लोग किसी भी चीज़ को टेस्ट और बायो लेवल पे भी जो हम लोग फार्माकोलॉजी में देखते हैं उसका एप्लीकेशंस कैसे कैसे है उसके बारे में भी ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में पता चलता है। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है। द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1883 by William Martindale and is still known as Martindale. This is authorized reference book on drugs and is used throughout the world एज ए रेफरेंस, जैसे फार्माकोपिया की तरह है। इट प्रोवाइड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन। द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज प्रिपेयर्ड बाय कंसल्टिंग द फार्माकोपियाज ऑफ अदर, यानी कि इसमें अगर हम बात करें हर जगह के जितने फार्माकोपिया हम लोगों ने देखा सबका एक कॉम्बाइंड फॉर्मेट है, ताकि हम लोग कोई भी डोजेज फॉर्म्स हो अगर हमको एक में प्रॉब्लम हो तो इसका हम अल्टरनेट देख सकते हैं। 28th editions was published in December 1982, 29th editions January 1989 by the direction of Council of Pharmaceutical Science या Council of Pharmacy, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain and prepared in the Society's Department of Pharmaceutical Science. Martindale contains information on drugs in clinical use worldwide as well as selected investigational। और उसके अलावा हर्बल ड्रग्स में भी इसका यूज हुआ, वेटनरी ड्रग्स में भी, मेडिसिन में, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में, pharmaceutical excipients, vitamins, nutritional agent, vaccines, radiopharmaceuticals, contrast media, diagnostic agent, and disinfectants and pesticides and and many more recreational drugs and drugs of abuse। So ultimately क्या हुआ, फार्माकोपिया हमारी फार्मेसी की वो ग्रंथ हुई जिसके थ्रू आज हम लोग किसी भी तरह के डोजेज फॉर्म्स को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको फार्माकोपिया की इम्पोर्टेंस और उसकी एप्लीकेशंस फार्मेसी में कितना रोल परफॉर्म करती है उसके बारे में जानकारी मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच। सो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।